हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम अपनी वीडियो में देखने वाले हैं जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उसे देख सकते हैं, क्योंकि उसी के बाद वाले प्रैक्टिस सेट हम इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 8। ये हम करने वाले हैं सीजीएल का प्रैक्टिस सेट, जो कि 11/9/2024 को एग्जाम हुआ था, 9 से 10 बजे की शिफ्ट में हुआ था। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, ओजोन परत किस प्रकार के विकिरण को अवशोषित करती है? तो ओजोन परत जो हमारी है वो किस प्रकार के विकिरण को अवशोषित करती है? तो ये पराबैंगनी विकिरण हो जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे कि पराबैंगनी जो किरणें होती है उसे ओजोन परत अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेती है, और वो ताकि पृथ्वी पर ये ओजोन परत डायरेक्टली ना आ पाए। तो आप इसे याद रखेंगे, ओजोन परत किस प्रकार के विकिरण को अवशोषित करती है? तो पराबैंगनी विकिरण हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रत्यक्ष कर संग्रह में 10 फरवरी 2023 के बजट के अनुसार वृद्धि हुई है? तो कैसी वृद्धि हुई है? व्यक्तिगत आयकर की वृद्धि हुई है। तो आप इसे याद रखेंगे, 2023 के करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछा गया है ये। तो 10 फरवरी 2023 के बजट के अनुसार वृद्धि हुई। कैसी वृद्धि हुई? तो व्यक्तिगत आयकर की वृद्धि हुई। आगे बढ़ते हैं और अपना तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा आमतौर पर अधिक जनसंख्या के कारण होता है? तो इसमें आपसे पूछा गया है कि इनमें से ऑप्शन में से हमारा क्या अधिक जनसंख्या के कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर दूसरा, भूमि और अन्य नवीनीकरण संसाधनों पर दबाव पड़ना। तो ये आपका अधिक जनसंख्या के कारण होता है। ज़्यादा जनसंख्या रहेगी तो पानी की भी खपत ज़्यादा होगी, बिजली की भी खपत ज़्यादा होगी, भूमि की भी खपत जो है वो ज़्यादा मात्रा में घर बनाए जाएँगे। तो ये सभी प्रभाव कैसे पड़ेंगे? अधिक जनसंख्या होने के कारण। तो भूमि और अन्य नवीनीकरण संसाधनों पर दबाव बढ़ता जाएगा जैसे-जैसे जनसंख्या आगे हमारी बढ़ती जाएगी। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अपना चौथा क्वेश्चन। तो हमारा 4th वाला क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट की मेज़बानी नहीं की? तो किस वर्ष इन्होंने आईसीसी टूर्नामेंट की विश्व कप की जो है मेज़बानी नहीं की, मतलब होस्ट नहीं किया? तो 1983 में जब इंडिया ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता था, तो उस समय इंडिया ने कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट को मेज़बानी या फिर होस्ट नहीं किया था। 2011 में किया, 1987 में किया और 1996 में किया, पर 1983 में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट की मेज़बानी नहीं करी। आगे बढ़ते हैं और अपना 5th क्वेश्चन देखते हैं। 5th वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सी श्रेणी गोनियोलेक्स से संबंधित है? आप इससे पूछा गया है कि इनमें से कौन-सी श्रेणी जो है वो गोनियोलेक्स से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा पहला हो जाएगा डायनोफ्लेट्स। तो आप ये याद रखेंगे कि डायनोफ्लेट्स ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो गोनियोलेक्स से संबंधित है। गोनियोलेक्स श्रेणी से संबंधित है क्या? डायनोफ्लेट्स। आगे बढ़ते हैं, 6th वाला क्वेश्चन आता है हमारा। हेलो एवरीवन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारी स्टैटिक जीके की बुक लॉन्च हो गई है। ये हमारी ई बुक है। इसमें आपको जो है स्टैटिक जीके के जितने भी टॉपिक हैं वो बहुत ही आसान शब्दों में और बाइलिंगुअल मिल जाएगा। हिंदी में भी मिल जाएगा और इंग्लिश में भी मिल जाएगा। जैसा आप सभी जान रहे हैं कि एसएससी का एग्जाम होने वाला है। अगर आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, स्टेनो या फिर फेस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये स्टैटिक जीके की बुक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा आप सभी जानते हैं कि सीजीएल और एसएससी के एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो इस बुक में वो सभी जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जिसे पढ़कर आप अपने क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएँगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारी बुक का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसमें देख पा रहे हो, यहीं से क्वेश्चन जो है ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। जैसे फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशन हो गया, शास्त्रीय नृत्य और कलाकार हो गया, फोक डांस हो गया, संगीत हो गया, वाद्य यंत्र हो गया, पुस्तक और लेखक हो गए, खेल हो गए। तो ये सभी टॉपिक जो है आपको हमारी इस स्टैटिक जीके की बुक में मिल जाएँगे। आप इसके कुछ सैंपल भी देख सकते हैं, जैसे कि हमारा जो फोक डांसेस है वो किस तरह से होता है। जैसे आंध्र प्रदेश में आप देख पा रहे हैं, फ्लेमिंगो होता है, कल्याण उत्सव होता है या लम्बा जाता होता है। इस तरह से हमारे जो शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है, वो भी हमने इस सभी बुक में ऐड कर रखा है। फुटबॉल से रिलेटेड या फिर क्रिकेट से रिलेटेड, खेल से रिलेटेड, तो जितने भी तरह के खेल होते हैं उनके बारे में जो-जो चीज़ें पूछी गई हैं, वो सब आपको इस बुक में मिलेगी। आप जैसे देख पा रहे होंगे, अरुणाचल प्रदेश का हमारा कौन-सा फ़ोक डांस है, मुखौटा हो गया, युद्ध नृत्य, बुइया, छालो, वांचो, पासी, तो ये सभी जो है वो हमने अपनी बुक में ऐड कर रखा है। आपको जैसे वाद्य यंत्र से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, शहनाई के जो है वो कौन बजाता है, अली अहमद खान किससे संबंधित है, दयाशंकर किससे संबंधित है, कृष्णा कृष्णा और चादरी किससे संबंधित है, तो ये सभी जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। इसमें प्रमुख खिलाड़ियों की पुस्तक, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि सुनील गावस्कर की कौन-सी पुस्तक है,
या फिर ग्लेन मैग्रा की कौन सी पुस्तक है, राहुल द्रविड़ की कौन सी पुस्तक लिखी है उन्होंने। तो इस तरह से हमने बहुत सारे टॉपिक को हमारे स्टैटिक जीके की बुक में जो है अच्छे से ऐड कर रखा है, ताकि आपका एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन हमारी बुक से बाहर ना जाए। अगर आप इस बुक को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन जो है वो इससे बाहर नहीं जाएगा। जैसा आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे स्टैटिक जीके के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहीं से क्वेश्चन हर बार जो है वो आते हैं। तो इस बुक को लेने के लिए आप हमें व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करेंगे और ये बुक आपको सिर्फ 39 रुपीज़ में मिल जाएगी। ये काफ़ी यूज़फुल बुक है जो आपके एसएससी एग्जाम्स में स्टैटिक जीके वाले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकती है। दो शाखाओं में विभाजित निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी? तो इसमें आपसे पूछा गया है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो होम रूल लीग की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री से, आप इसे याद रखेंगे कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने किस संगठन की स्थापना की? दो शाखाओं में विभाजित होकर, तो होम रूल लीग की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं, 7th वाला क्वेश्चन देखते हैं। भारत द्वारा अल्प विकसित देशों जैसे एलडीसीज के लिए शुल्क मुफ्त टैरिफ वरीयता डीएफटीपी योजना की घोषणा कब की गई थी? तो ये 2008 में किया गया था। तो आप इसे याद रखेंगे कि भारत द्वारा अल्प विकसित देश जो मतलब बहुत ज़्यादा विकसित नहीं है, थोड़े बहुत विकसित है, उनके लिए शुल्क मुफ्त टैरिफ योजना की जो घोषणा की गई थी वो कब की गई थी? 2008 में की गई थी। 8th वाला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत अपना संविधान दिवस मनाता है? तो ये आप सभी को पता होगा, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर के दिन। तो इसी दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तैयार हो गया था। तो ये डेट याद रखेंगे कि 26 नवंबर 1949। तो 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था। और ये लागू कब हुआ था? तो जैसा आप सभी को पता है, ये लागू कब हुआ था? 1950 जनवरी के टाइम पे। तो आप इसे याद रखेंगे 26 जनवरी। तो 26 जनवरी को ये लागू हो गया था और बना कब था? 26 नवंबर 1949 को बना था। आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल के रूप में अपने कार्यकाल का वर्णन करते हुए जनवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस, तो फियरलेस गवर्नेंस किसने लिखी? तो इसमें आपसे पूछा गया है जो फियरलेस गवर्नेंस है ये बुक किसकी है? तो ये किरण बेदी की बुक है। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। बुक से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, तो आप याद रखेंगे कि फियरलेस गवर्नेंस जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? किरण बेदी के द्वारा लिखी गई है, वही इनकी राइटर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो हमारा 10th वाला क्वेश्चन आता है, पैलाडियम ऑन बेरियम सल्फेट, जिसे इसका जो फॉर्मूला होता है PdBaSO4 होता है, ये और किस नाम से जाना जाता है? तो पैलाडियम ऑन बेरियम सल्फेट जो एक नाम है, ये जाना जाता है द रोजनमैन कैटलिस्ट से। तो आप इसे याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर दूसरा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। केमिस्ट्री से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पैलाडियम ऑन बेरियम सल्फेट ये और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है द रोजनमैन कैटलिस्ट के नाम से इसे जानते हैं। इसका एक और नाम है, ये भी एक तरह का केमिकल ही होता है। आगे बढ़ते हैं और अपना 11th वाला क्वेश्चन देखते हैं। आबनूस और महोगोनी के पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो आबनूस और महोगोनी के पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में ये पाए जाते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे कि अबनूस और महोगोनी के पेड़ जो हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे। द ऑर्गेनाइजेशन द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हीट्स एज नोन एज, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को और किस नाम से जाना जाता है? तो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तो आप इसे याद रखेंगे कि ऐसा कौन सा संगठन है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है वो हेड होते हैं? तो वो होता है हमारा इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तो इसमें आप याद रखेंगे कि यहीं पर जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बैठते हैं। आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपस में कोई सीमा साझा नहीं करता? तो इसमें आपसे पूछा गया है कि इसमें से ऐसा कौन से दो जगह है जहाँ पे इनको सीमा एक दूसरे से नहीं लगती? तो भूटान और पश्चिम बंगाल की सीमा जो है वो लगती है। भूटान और अरुणाचल प्रदेश की भी सीमा लगती है, भूटान और असम की भी, लेकिन भूटान और मेघालय की सीमा जो है वो नहीं लगती। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि भूटान और मेघालय की सीमा एक दूसरे में साझा नहीं करती। आगे बढ़ते हैं, 14 क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो हमारा 14 क्वेश्चन है, तो इसमें जो है आपको बताना है कि पुस्तक और उनसे रिलेटेड लेखक। तो इसमें आपको बताना है कि कौन से लेखक ने किस तरह की पुस्तक जो है वो लिखी है। तो पहला हम देखते हैं ए वाला, जो कि है ताजुल मासिर। तो ताजुल मासिर ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो आप देख रहे हैं नीचे
इब्ने हसन निज़ामी। तो आप ये याद रखेंगे कि ताजुल माजिद जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखा गया? तो हसन निज़ामी के द्वारा लिखा गया। ये हैं जो इनके राइटर हैं, तो आप इसे याद रखेंगे। फिर इसी तरह बी वाला देखेंगे, ये पुस्तक है खैजियन उल फुतूह। तो खैजियन उल फुतूह जो है वो हमारी पुस्तक है और इसको किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया था अमीर खुसरो के द्वारा। ऑप्शन नंबर चौथा इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा पुस्तक देखते हैं जो कि है तारिक-ए-फ़िरोज़ शाही। तो तारिक-ए-फ़िरोज़ शाही को किसने लिखा था? तो ये लिखा था ज़ियाउद्दीन बरनी ने। तो आप इसे याद रखिए कि ज़ियाउद्दीन बरनी ने इसे लिखा था। और फिर चौथी पुस्तक है हमारी तारिक-ए-मुबारक शाही और ये किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया था हमारा आया बिन अहमद सिरहिमदी के द्वारा इसे लिखा गया था। तो आपको उम्मीद है इस सब चीज़ों को अच्छे से याद रखेंगे। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पुरानी पुस्तकें जो है हमारी प्राचीन पुस्तकें वो भी पूछी जाती हैं। तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। जैसा आपने देखा कि हमारा जो ऑप्शन ए है वो किससे रिलेटेड है? तो वो रिलेटेड है हसन निज़ामी से। तो ताजुल मासिर जो पुस्तक है वो हसन निज़ामी के द्वारा लिखा गया। फिर है खजैन उल फुतूह। तो खजैन उल फुतूह जो है वो अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। तारिक-ए-फ़िरोज़ शाही जो है वो ज़ियामुद्दीन बरनी के द्वारा लिखा गया और तारिक-ए-मुबारक शाही जो है वो हया बिन अहमद सिरहिमदी के द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। अगला 15 क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन-सा मैराथन आयोजन एशिया में सबसे बड़ा मैराथन माना जाता है? तो मुंबई मैराथन। मुंबई मैराथन जो है वो काफ़ी बड़े स्केल पे होता है और उसे एशिया का सबसे बड़ा मैराथन जो है वो माना जाता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। 16 क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में से एक था? तो तानसेन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तानसेन जो है वो नवरत्न अकबर के नवरत्नों में से एक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, 17 क्वेश्चन आता है हमारा। 17 क्वेश्चन देखते हैं जो कि है विच टाइप ऑफ रेडिएशन हैज़ वेरी शॉर्ट, कितना शॉर्ट? तो 10 की पावर -3 nm वेवलेंथ प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, लाइटनिंग एंड लेस ड्रामेटिक एक्टिविटी ऑफ रेडियोएक्टिव डिके। तो इसमें आपको बताना है कि किस प्रकार का रेडिएशन या फिर किस प्रकार का तरंग-दैर्घ्य का जो वेवलेंथ है वो बहुत छोटा होता है और वो किससे प्रोड्यूस होता है? तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से प्रोड्यूस होता है जिसमें लाइटनिंग और ड्रामेटिक एक्टिविटी जो है वो बहुत कम देखने को मिलती है। तो ऐसा कौन-सा तरंग-दैर्घ्य है हमारा? कि ये गामा रेडिएशन हो जाएगा। गामा विकिरण या फिर गामा की किरणें जो है उसका रेडिएशन जिसका वेवलेंथ है वो बहुत कम होता है आम लोगों के मुकाबले। तो आप इसे याद रखेंगे कि गामा रेडिएशन जो है उसका वेवलेंथ बहुत ही कम होता है, उसमें लाइटनिंग और ड्रामेटिक एक्टिविटी भी हमें बाकी किरणों के मुकाबले कम देखने को मिलती है। आगे है हमारा 18 क्वेश्चन। तो 18 क्वेश्चन है हमारा, पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये 2021 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 19वां क्वेश्चन आता है, अप्रैल 2023 में किस गज़ल गायक को प्रतिष्ठित दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये हो जाएँगे हमारे पंकज उधास। तो आप इसे याद रखेंगे कि 2023 में ये एक गज़ल गायक हैं और इन्हें दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं और 20th क्वेश्चन आता है हमारा, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड जिसे हम आईआईपीडीएफ के नाम से जानते हैं, ये संबंधित कथनों पे विचार करना है हमें। तो इसमें पहला कथन है कि ये आईआईपीडीएफ की स्थापना 2017 में हुई। आईआईपीडीएफ के लिए धन केंद्र सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। यह योजना आर्थिक कार्य विभाग के अंतर्गत अधिसूचित है। उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला जो है हमारा कथन गलत है। इसकी शुरुआत जो है वो 2017 में नहीं हुई थी। तो आप इसे याद रखेंगे कि जो आईआईपीडीएफ है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी हमारा 2007 से 8 के बीच में हुई थी और जब पहली बार इसको फंड दिया गया था तो इसमें 100 करोड़ रुपए हमें मिले थे जो कि इसके डेवलपमेंट पे थे। तो आप इसे याद रखेंगे कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2007-8 के बीच में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, 21वां क्वेश्चन आता है हमारा, शब-ए-बारात किस धार्मिक समूह द्वारा मनाया जाता है? तो मुसलमानों के द्वारा इसे मनाया जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि शब-ए-बारात किस धार्मिक समूह के द्वारा मनाया जाता है? तो ये मुस्लिम के द्वारा मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, 22 क्वेश्चन आता है हमारा, वर्ष 1945 में ब्रिटेन के किस पार्टी की सरकार बनी? तो किस पार्टी की सरकार बनी थी? तो लेबर पार्टी की सरकार बनी थी। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे कि 1945 में ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार बनी? तो लेबर पार्टी की सरकार बनी थी। आगे बढ़ते हैं, 23 क्वेश्चन आता है हमारा। तो 23 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन पर चयन कीजिए। तो इसमें हमारा सही कथन देखना है। उड़ान जो है योजना 2017 में लागू होने के 5 साल पूरे कर लिए हैं।
तो उड़ान जो योजना है वो 17 में 5 साल पूरे कर लेगी। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की प्रमुख योजना है। भारतीय विमान विमानपत्तन प्राधिकरण इस योजना के कार्यवंत एजेंसी है। तो इसमें से आपका बताना है कि कौन-सा कथन सही है। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे कि पहला कथन सही है और तीसरा कथन सही है। तो केवल कथन 1 और तीसरा सही है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं जिसका कोई सर-पैर नहीं होता। तो आपको ये क्वेश्चन जो है वो छोड़ने होते हैं। आप ये क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में बैठे हों तो बहुत अच्छे से नहीं कर पाएँगे, तो बेहतर ये है कि गलत आंसर लगाने से अच्छा है आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, 24 क्वेश्चन आता है हमारा। भरतनाट्यम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तमिलनाडु से संबंधित है। तो आप इसे याद रखेंगे, भरतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो ये है तमिलनाडु से। आगे है 25th क्वेश्चन हमारा, आज का लास्ट क्वेश्चन है। वल्लभी जो है एक प्राचीन भारत का शहर था। 5वीं से 8वीं शताब्दी तक देश राजवंश की राजधानी भी थी। तो ये किसकी राजधानी थी? मैत्रक। तो मैत्रक राजवंश की राजधानी थी। कौन-सा शहर था? वल्लभी। तो आप इसे नाम से याद रखेंगे। वल्लभी जो है वो हमारे भारत का एक प्राचीन शहर था, जो कि 5वीं से 8वीं शताब्दी तक जो है मैत्रक राजवंश की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? किसकी राजवंश की राजधानी थी? तो मैत्रक राजवंश की राजधानी थी कौन? वल्लभी। इसी तरह की और सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह हम एसएससी सीजीएल और एसएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट लेके आते रहते हैं। उम्मीद है आपको हमारी प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। अगर आपको इससे थोड़ी भी हेल्प हुई तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हम ऐसे ही आपके लिए और अच्छी-अच्छी वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।